हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। सो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है? जैसे कंप्यूटर जो है हमारा, वो आज हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं बना है शुरू से। उसकी इवॉल्वमेंट हुई है, एक के बाद एक प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट होने के बाद हमने उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको आगे की जनरेशन में कन्वर्ट किया है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो होती हैं वो कुछ हमने 5 जनरेशन में कैटेगराइज करी हैं। जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है, और जो आज हम लेटेस्ट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं दैट इज आर 5 जनरेशन प्रेजेंटली। मतलब हम उसमें डेवलपमेंट करते जा रहे हैं 5th जनरेशन में ही, और इसको हम 5th जनरेशन के ही डेवलपमेंट का पार्ट बोल रहे हैं। हमने उसको कोई 6th, 7th, 8th जनरेशन में कन्वर्ट नहीं किया है। सो आइए देखते हैं हमारी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से ईयर में इन्वेंट की गई। सो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ईयर 1942 से लेके 1955, कुछ 10 से 11-12 साल तक का स्पैन हर जनरेशन ने निकाला है। मतलब इतना टाइम हमको लगा है नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट में या कुछ नया इम्प्रूव करके लाने में। वो क्या होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है, वो हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में पढ़ेंगे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो है 1955 से लेके 1964। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1964 से लेके 1975। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1975 से 1989। और फिफ्थ जो कैटेगरी में लास्ट जनरेशन है 1989 से लेके प्रेजेंट अभी तक की जनरेशन जो चल रही है वो हमारी 5th जनरेशन के अंदर ही आती है। सो अब हम फर्स्ट जनरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो ईयर 1939 से 1944 तक चला था, इसमें हमने क्या क्या यूज किया था? सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी। मतलब एक ट्यूब होती हैं जो बिल्कुल खाली होती हैं, उसमें एयर गैस कुछ भी नहीं होती, उसको हमने यूज किया था सर्किट बनाने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए आपको सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो वो सर्किट बनाने के लिए हमने जिस ट्यूब को यूज किया था वो थी वैक्यूम ट्यूब। ये ट्यूब की एक डिसएडवांटेज थी, वो ये कि ये बहुत बल्की थी, बहुत ज्यादा बड़ी साइज में, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकालने वाली, बहुत ज्यादा पूरे सर्किट को गर्म कर देने वाली थी। तो उससे क्या होता था ना कि कनेक्शंस बार बार हमारे फ्यूज होते थे। तो जब फ्यूज होते थे तो फिर हमें बार बार नई वैक्यूम ट्यूब यूज करनी पड़ती थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड जनरेशन क्यों बनी, फर्स्ट जनरेशन में ऐसी क्या डिसएडवांटेज थी, तो यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब जो है एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। देखिए, हमने पहले जनरेशन में कुछ बनाया है तो 100% परफेक्शन तो नहीं हो सकती, तो कुछ कुछ हम यूज करते गए जिसमें डिसएडवांटेज आती रही, ताकि उस डिसएडवांटेज को ठीक किया जाए और नेक्स्ट जनरेशन को बनाया जाए। सो नेक्स्ट हमारा आता है मशीन लैंग्वेज, हमें यहाँ पे यूज करी गई। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज जो आपकी मशीन को समझ आए, वही लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। और हमारे कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 1001 की लैंग्वेज। अगर डेटा है तो इट मीन्स 1, अगर डेटा नहीं है तो इट मीन्स 0। तो हम जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में, हमारी मशीन में भेजते हैं, वो कुछ सीक्वेंस होता है 1001 का। उस सीक्वेंस को पढ़ के तोड़ के कंप्यूटर समझता है कि करना क्या है। सो ऐसी लैंग्वेज को यूज किया गया हमारी फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट हमने यूज किया मैग्नेटिक ड्रम। अब कुछ ना कुछ हमें डेटा तो स्टोर कराना पड़ेगा। उसको स्टोर कराने के लिए हमने क्या यूज किया? उसको स्टोर कराने के लिए हमने यूज किया मैग्नेटिक ड्रम। अब मैग्नेटिक ड्रम कैसे था, क्या था, वो मैं अभी आपको शो करूंगी। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, पंच कार्ड भी यूज किया गया। पंच कार्ड किस तरीके के होते थे? कुछ इस तरीके के पंच कार्ड होते थे। एक फ्लिप पेपर, जहां अगर होल है तो मीन्स उसमें डेटा, जिसमें मतलब एक शीट सी है जिसमें होल मीन्स 0, बाकी अगर 1 है मीन्स डेटा। अगर आपने वहां होल बना दिया है तो वहां 0 है, और अगर वहां होल नहीं है तो मतलब वहां डेटा है, दैट इज 1। तो पंच कार्ड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे कार्ड के लिए आपको एक स्पेशल रीडर चाहिए जो है पंच कार्ड रीडर।
तो मतलब यहाँ पे ये भी डिसएडवांटेज आती थी कि जो जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें एक और चीज यूज करनी पड़ रही है ताकि वो उसको रीड कर सके। ठीक है, तो ये एक ऐसा फ्लिपकार्ट था जिसमें हम आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। उसके बाद आता था हमारा एक मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम जो है वो कुछ इस तरीके की एक डिवाइस होती है। ये मैग्नेटिक ड्रम बहुत बड़ा होता है साइज में। फिर इसमें मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक नाम आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक इंक से डेटा स्टोर किया जाता था। मतलब अगर उसकी सरफेस पे कुछ मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट पड़े हैं तो वहां पे डेटा है। वहां अगर कोई मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स आपका डेटा नहीं है। मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा आयरन में तेज होता है, तो आयरन ऑक्साइड का यूज करके हमें इसको डेटा डाला जाता था, तो इसी में डेटा स्टोर करता था। इसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म देखने के लिए तो पूरी एक मैग्नेटिक ड्रम पे वीडियो बनेगी, बट अभी आप ये देख लीजिए कि स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज करता था और हम डेटा को एंटर कराने के लिए, इनपुट देने के लिए पंच्ड कार्ड यूज करते थे। दे वर वेरी लार्ज इन साइज एंड प्रोग्रामिंग वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। एक, क्योंकि 1001 की भाषा में आपको कोड करना है, कहीं भी गलती हुई पूरी लैंग्वेज गलत, 1 का 0 या 0 का 1 हो गया, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पंच कार्ड के लिए आपको पंच कार्ड रीडर चाहिए, तभी आप उस पंच कार्ड को पढ़ पाओगे। नेक्स्ट, आपको एक मैग्नेटिक ड्रम चाहिए जो बहुत बड़ा होता है साइज में, और फिर उसकी कोटिंग आपको ये देखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक कोटिंग प्रॉपर है या नहीं। तो बहुत ज्यादा बड़ा था ये कंप्यूटर जो साइज में था, और बहुत डिफिकल्ट भी था इसको प्रोग्राम करना। ये सारी प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाया। और वो क्या जनरेशन थी, आइए देखते हैं। सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी हमारी 1955 से लेकर 1964 तक चली। लगभग कुछ 10 साल तक चली ये जनरेशन। इसमें पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन की डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया। वो कैसे किया गया कि हमने इसमें सबसे पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर लेकर आए हम। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। अब जो ट्रांजिस्टर था वो बहुत चीपर सी डिवाइस होती है, और फिर बहुत कंज्यूम पावर लेस करती है, फिर बहुत छोटा सा साइज में होती है, और रिलायबल भी रहती है क्योंकि वो इतना ज्यादा हीट नहीं छोड़ती कि हमें उसे बार बार बदलना पड़े। और वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से वो बहुत फास्टर होती है कनेक्शन बनाने में। इसलिए हमने सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया, जो कि कुछ ऐसे तरीके की दिखता है, और ये आज तक यूज होते हैं। कोई भी सर्किट बनाने में हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो होता है सर्किट को कंप्लीट करने में, बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट जनरेशन की डिसएडवांटेज को कम कर दिया। पहला, साइज कम हो गया। दूसरा, चीप हो गया। तीसरा, रिलायबल हो गया। रिलायबल मतलब भरोसा, मतलब बार बार आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, ये लेस पावर, लेस हीट छोड़ता था। तो दूसरा, हम बाइनरी लैंग्वेज से सिंबॉलिक लैंग्वेज में हो गए। फॉर एग्जाम्पल, वो जो 1001 का कोड है ना, उसको हमने सिंबल में चेंज कर दिया। अब मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ए और बी। इसका मैंने एक कोड बना दिया 101। तो मतलब अब मैं 101, मैं जब भी अपने कंप्यूटर में ऐड लिखूंगी ADD, तो मतलब वो समझ जाएगा कि उसका कोड 101 है, और वो सिंबल से ही समझ जाता था कि करना क्या है। तो जो वो 100 की भाषा है वो अब सिंबल के फॉर्म में, ADD, ऐड, ऐसी सब्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे जितने ऑपरेशंस थे उसको हमने सिंबल की फॉर्म में स्टोर करा दिया, ताकि जैसे हम वो सिंबल एंटर करें हमारा वो पर्टिकुलर काम हो जाए। नेक्स्ट आता है, अब ये जो है, जो बच्चे मतलब बिल्कुल टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो वो ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब उनको क्वेश्चन आएगा तो उनको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमने बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लीजिए कि कॉबोल और फॉर्ट्रेन, ये एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज थी जो यहाँ यूज हुई। कॉबोल और फॉर्ट्रेन जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी पर्टिकुलर कोडिंग होती है, सिंबल को यूज करके, ऐड, सब्ट्रैक्शन। उस सिंबल को यूज करके हमने एक लैंग्वेजेस बनाई, और वो लैंग्वेजेस हम इस जनरेशन में यूज करते थे। यहाँ पे ये नोट करिए, फर्स्ट जनरेशन में आप अभी तक कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते थे, बट यहाँ पे आपने कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई जो कि एक पर्टिकुलर कोड करने की लैंग्वेज थी, और वो हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करने शुरू हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है, these were also first computer that store instruction in their memory।
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेमोरी बनाई गई और उस मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन स्टोर करती थी। फर्स्ट जनरेशन में इंस्ट्रक्शन मेमोरी में नहीं कहीं और किसी एलिमेंट में स्टोर होती थी, वहां से वो इंस्ट्रक्शन यहाँ आती थी। बट यहाँ पे एक जो कंप्यूटर की एक मेमोरी बनाई गई, उसी मेमोरी में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता था। तो टाइम कम लगेगा क्योंकि आप अब उसे परमानेंटली मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। सो इसलिए सेकेंड जनरेशन में ये डिफरेंस आया। और हमारा जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो कुछ इतना बड़ा दिखता था। अब आप सोचिए, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही इतना बड़ा है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो एक रूम जितने कंप्यूटर जितना होता था। तो मतलब उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया गया, ट्रांजिस्टर लगाए गए, कहीं कहीं पे कनेक्शंस को और छोटा किया गया, अच्छी खासी एडवांसमेंट लाई गई। तो मेमोरी में ही आपका डेटा, तो आपको कोई वो मैग्नेटिक ड्रम वगैरह की जरूरत भी कम पड़ी। तो उस वजह से साइज जो कंप्यूटर का था वो एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया। यहाँ भी फॉल्ट थे, साइज अभी भी बड़ा था, स्पीड अभी भी इतनी नहीं थी। तो कुछ ना कुछ स्कोप अभी भी था कि हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें और नेक्स्ट जनरेशन में मूव करें। तो फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन में मूव किया, जो कि हमारी थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, वो मूव करी 1964 से लेके 1975 तक। 1964 से 75 ये भी लगभग 10-11 साल का स्पैन है जिसमें हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला। क्या क्या टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज करी गई, आइए देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म आईसी भी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है? एक ऐसी आईसी होती है, अब ट्रांजिस्टर तो थे ही थे, सर्किट जोड़ने के लिए आपने एक आईसी बना दी, इसी के अंदर ये सारी कोडिंग होने लग गई। ठीक है, आईसी यूज कर करके देखो कितनी कॉम्पैक्ट कर दिया। ट्रांजिस्टर अभी भी अपने में बड़ा था, थोड़ा वनरेबल था, उसमें से बहुत सारे सिर्फ 3 पिन निकल रही हैं, कनेक्शंस लिमिटेड थे। अब आपने आईसी बना दिया, एक छोटी सी चिप है। आज भी आप अपना कंप्यूटर खोलो, मदरबोर्ड खोलो, तो आपको आईसीज दिखती हैं। तो वो आईसीज में जो है कनेक्शंस, डेटा की मूवमेंट का, मेमोरी का, स्टोरेज का, सर्किट को कनेक्ट करने का जो एलिमेंट यूज किया गया वो इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट फॉर्म आईसी, कुछ इस तरीके के देखने वाला एलिमेंट को यूज किया गया। सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे ये रही, इसने आपके सर्किट को थोड़ा और छोटा बना दिया। ट्रांजिस्टर 1 मिनिचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। अब ट्रांजिस्टर को थोड़ा और छोटा करके हमने सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन चिप्स होती हैं सेमीकंडक्टर, वर्क ये ट्रांजिस्टर की तरह ही करता है, ये होता है एक ट्रांजिस्टर ही है, बट थोड़ा और छोटा करा। और सिलिकॉन चिप्स में हमने इसको कनेक्शंस बनाए, मिनिमम 3 कनेक्शंस इसके होते थे। कुछ हम अगर किसी ने 11th या 12th में सेमीकंडक्टर्स पढ़ा हो तो पीएनपी, एनपीएन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें हमने कनेक्शंस दिए। और अगर किसी ने साइंस स्टूडेंट नहीं है और नहीं पढ़ा है तो दैट इज ऑल्सो ओके। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है, ट्रांजिस्टर यूज होते थे, सेमीकंडक्टर भी एक ही ट्रांजिस्टर है, बट वो एक थोड़ा छोटा किस्म का मिनिचराइज्ड मतलब थोड़ा छोटा स्पेस लेने वाला, कम स्पेस लेने वाला सिलिकॉन चिप्स है, जो अगेन यूज होता है सर्किट के लिए। ऐसा नहीं है कि आईसी बना दी तो पूरा सर्किट आईसी पे डिपेंडेंट है। ट्रांजिस्टर अभी भी यूज हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स अभी भी यूज हो रहे हैं, बट वो थोड़े छोटे साइज के, कॉम्पैक्ट और ज्यादा स्पीड वाले, ज्यादा एफिशिएंट। थर्ड आता है आपका, इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड्स प्रिंट आउट, यूजर इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स। अब इस जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, हमारे पास सीधा एक कीबोर्ड आ गया। आपके पास घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो सबके पास अपने एक कीबोर्ड होते हैं जिसमें काफी कीज होती हैं। उसको आप कनेक्ट करके, उसको आप उस पर टाइप करके आप अपने कंप्यूटर से वो करवा सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो इस जनरेशन में नोट किया जाए कि आपके पास एक कीबोर्ड आ गया और एक मॉनिटर्स मतलब आपके पास एक स्क्रीन आ गई। बहुत फ्लैट स्क्रीन नहीं थी, अभी भी थोड़ी ज्यादा बड़ी स्क्रीन थी, कॉम्पैक्ट नहीं थी, बट हाँ अब एक स्क्रीन आ गई। और ऊपर से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरे पास वीडियो पहले भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, बट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना दूंगी। अभी तक के लिए आप ये समझिए, जो टेक्निकल बंदे नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने कंप्यूटर से काम करा सकती हूँ। कंप्यूटर मेरा एक हार्डवेयर, एक मशीन, फिजिकल, और
सॉफ्टवेयर, अब मतलब मुझे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना जाके मैं कंप्यूटर से काम करा सकूं। मेरी विंडोज जो है वो क्या है, वो मेरा सॉफ्टवेयर है। तो ये वाली जो चीज थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थर्ड जनरेशन में, इससे पहले ये नहीं थी। सबसे पहले शुरुआत इसकी थर्ड जनरेशन में हुई। allowed the device to run many different application at one time। अब इस थर्ड जनरेशन के डिवाइस ने सबसे पहले क्या काम इंट्रोड्यूस किया कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। मतलब अगर मेरे कंप्यूटर में 2 या 3 या 4 एप्लीकेशन डली हैं तो मैं उसको इकट्ठे यूज कर सकती हूँ। आज भी ये फीचर यूज होता है। आपके कंप्यूटर में एक टाइम पे स्कैनिंग भी चल रही होती है, आप गूगल पे ब्राउज भी कर रहे होते हो, पीछे से म्यूजिक भी चल रहा होता है। सो यू कैन यूज मल्टीपल एप्लीकेशन एट वन टाइम। इस चीज की शुरुआत हुई थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला था। देखिए कीबोर्ड आ गया है, काफी कॉम्पैक्ट नहीं है बट देयर इज अ कीबोर्ड एंड देयर इज अ मॉनिटर, वो भी काफी कॉम्पैक्ट नहीं है। किसी ने अगर यूज करे हो तो पहले के कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, मतलब मैंने अपनी लाइफ में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ही शायद पहली बार देखा होगा। उसको हमने जब यूज किया था तो मॉनिटर्स बहुत मोटे मोटे थे, स्क्रीन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इसी तरीके की, मतलब ग्रीन या ब्लू पॉपअप करके कुछ कोडिंग से आती थी, तो वो कुछ इसी तरीके के देखने वाले थे। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया डिफरेंस? सो दीज कंप्यूटर यूज VLSI, फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट क्या होता है? जब आपने छोटे से सर्किट में बहुत ज्यादा कनेक्शंस बना दिए, और अब के यही होता है, वेरी वेरी लार्ज स्केल होता है इनफैक्ट। अब वो कैसे? छोटा सा आपका सर्किट है, जैसे यहाँ पे प्रोसेसर आ गए, आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, एक छोटी सी चिप है और इसके अंदर बहुत वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रखी है, बहुत ज्यादा कनेक्शंस बने हुए हैं। तो ये वो है जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नोट करिए, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स इतना पावरफुल इंटीग्रेशन है कि इतने सारे ट्रांजिस्टर को एक ही प्रोसेसर में यूज कर लिया। नेक्स्ट, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर चीपर, बहुत चीप थे एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन। दे इमर्ज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर एंड सिंगल चिप प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मेरी वीडियो है इस पे, मेरे चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो जो प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो मेनली पूरा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, काम वहीं से होता है। काम कैसे होगा, क्या करना है, किस तरीके से होगा, हाउ, व्हेन एंड व्हाट, तो ये तीनों का ध्यान जो चीज रखती है वो होता है प्रोसेसर। यहाँ पे वो प्रोसेसर सिंगल चिप में बन गया। एक जो कंप्यूटर था वो एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मिला, काफी कॉम्पैक्ट साइज का। तो फोर्थ जनरेशन में इस चीज की इंट्रोडक्शन हुई जो कि बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रही। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यहाँ स्पीड इंक्रीज हुई। एक्यूरेसी मतलब मिस्टेक्स बहुत कम थी, क्योंकि फ्यूज नहीं हो रहा था, वैक्यूम नहीं है, एक ही जगह डेटा है, तो बहुत ज्यादा स्पीड की में इम्प्रूवमेंट आई, एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आई, रिलायबिलिटी, हीट बहुत कम रिलीज हो रही थी, तो कनेक्शंस बहुत कम थे जो फ्यूज हो रहे थे, तो बार बार आपको सर्किट खोल के सर्किट को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो रिलायबिलिटी रेट फोर्थ जनरेशन में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आप सर्किट में इंप्रूवमेंट कर रहे हो। द पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर की रेवोल्यूशन आई वो इसी टाइम ऑल्सो डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द फीचर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन। सो पर्सनल कंप्यूटर जो आपके अपने टेबल पे पड़े हुए जो कंप्यूटर्स आपको लॉन्च हुए वो जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पे हुए, क्योंकि इसने चीजों को इतना कॉम्पैक्ट बना दिया कि अब आपकी टेबल पे आपको एक कंप्यूटर पर्सनलाइज वे में मिल पा रहा था, और वो कुछ इस तरीके का था। अभी भी ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। जिस तरीके के कंप्यूटर अब आ रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, आज तक होती जा रही है। आज तक आपकी उसमें रोबोटिक्स, AI ये सब इनबिल्ड किया जा रहा है, और अब कंप्यूटर्स कितने फास्ट, कितने कॉम्पैक्ट, कितनी ज्यादा मेमोरी मिल रही है आपको। सो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट करते करते हम जनरेशन
फर्स्ट से लेके फिफ्थ पे आ गए हैं और आज तक हम प्रेजेंट फिफ्थ में चल रहे हैं, बट वी आर डेवलपिंग डे बाय डे। सो नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1989 से शुरू हुआ था और प्रेजेंटली हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। सो फर्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो हम अभी यूज कर रहे हैं एंड आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज। अभी तक उसमें डेवलपमेंट हो ही जा रही है। रोज कंप्यूटर जो निकले जा रहे हैं, दैट इज अंडर फिफ्थ जनरेशन। ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग जो है अब कंप्यूटर को दिया गया है। ऐसे दिमाग को आपने नाम दे दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपके कंप्यूटर में बैटरी लो हुई, आपको पॉपअप आ गया। आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, आपको कंप्यूटर इंटेलिजेंटली आपको वो वायरस डिटेक्ट करके शो किया और बोला भैया स्कैन कर लो। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ दिमाग अब इस मशीन को दिया गया है। जितना ज्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते जाओगे, उतना ज्यादा ये कंप्यूटर एडवांस होते रहेंगे, डेवलपमेंट होती रहेगी और प्रेजेंटली आपको ये सब मिलते रहेंगे। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर बेस्ड ऑन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि बहुत ही छोटे, कॉम्पैक्ट, स्लीक डिजाइन में, परफेक्ट, सुंदर सुंदर डिजाइन वाले, विद हाई कंप्यूटिंग पावर, जिनकी पावर बहुत हाई है, बैकअप बहुत अच्छा है, पैरेलल प्रोसेसिंग, एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेसिंग की जा सकती है, एक साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस रन की जा सकती हैं। मॉडर्न हाई लैंग्वेज इसमें यूज होने लग गई और हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो फिफ्थ जनरेशन में यूज हुई, वो आप नाम याद कर लीजिए। अगर आपको टेक्निकल बंदे नहीं, आपको नहीं पता पाइथन, आर, सी शार्प या जावा कौन सी लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो फिफ्थ जनरेशन में यूज करी गई एज एन इनपुट मेथड। किसी भी चीज की कोडिंग करने के लिए, कोई गेम, कोई ऐप, कुछ भी डिजाइन करने के लिए हमने ये लैंग्वेजेस का यूज किया ताकि हम डेवलप कर सकें। Next is the primary goal of fifth generation is to create machines that can learn and organize themselves, जो खुद से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल पाए, जो खुद से कुछ अपनी नई डेवलपमेंट आपको शो कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, जिसमें आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बचे, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कर पाए। दैट इज अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अब सबके पास है। Artificial intelligence and parallel processing hardware are the heart of this generation of computer. इसी दो कंपोनेंट की वजह से ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अपना दिमाग कंप्यूटर यूज कर सके, जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह यूज करके ही फिफ्थ जनरेशन ने रोबोटिक्स जैसी वर्ल्ड में काफी एडवांसमेंट पाई है। अब आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को अपने तरीके का दिमाग देना, कुछ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैसा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो आजकल हम अपने घरों में लैपटॉप से कंप्यूटर में देखते हैं। नेक्स्ट, ऑल 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे शो करे हैं। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है कितना बड़ा है, पूरा एक रूम जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकेंड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी, यहाँ पे कुछ ट्यूब्स टाइप हैं, तो ये ट्यूब्स इसमें इंस्टॉल करी गई हैं। ये ट्यूब्स यहाँ पे हट जाती हैं और ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, तो थोड़ा सा कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होता है। इसको कम हटा के हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, और भी बहुत चीजें यूज कर सकते हैं, आईसी यूज करते हैं। आईसी यूज करने से ये और कॉम्पैक्ट होता है। फिर उस आईसी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक छोटी सी चिप में बहुत ज्यादा सर्किट बनाया जाता है। उसके बाद हमें 4th जनरेशन मिलता है और फिर फाइनली जब उसमें हम दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग डालते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग डालते हैं, तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमें मिलता है जो आज तक डेवलपमेंट प्रोसेस में है और हमें मिल रहा है। सो ये थे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको कुछ भी अटेम्प्ट करने को बोले कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।